देखिए, भारत जिसकी आत्मा में भगवान श्री राम बसते हैं, जिसकी मिट्टी में राम सुगंधित हैं, लेकिन उसी भूमि पर सदियों तक एक कलंक खड़ा रहा। बाबरी नाम का वो कलंक, और ये कलंक मिटाया उन गुमनाम राम भक्तों ने जिनके हाथों में केवल श्रद्धा थी, हथियार नहीं, भगवा झंडा था, माथे पर तिलक था। 1990 में लेकर चलेंगे 3-4 नवंबर की वो तारीख, सर्दियां थी, जब मुलायम सिंह यादव के आदेश पर गोली मारो का वो आदेश जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था, उन निहत्थे कार सेवकों पर उनका सीना छलनी कर दिया गया मुलायम सिंह यादव के आदेश पर। वो गोली किसी आंदोलन पर नहीं चली थी, ये समझना होगा। वो गोली भारत की आत्मा पर चलाई गई थी 1990 में। कार सेवक दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, रामलला का मंदिर देखना। फिर आई तारीख 6 दिसंबर 1992, जिस दिन इतिहास का सबसे साहसी अध्याय अयोध्या में लिखा गया, जिस दिन डर हारा और शौर्य जीता, जिस दिन बाबरी नहीं बल्कि वो कलंक गिराया गया था। साथ साथ में मेरे बगल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन तमाम बलिदानी कार सेवकों की हैं जिनको आज देश भूलता जा रहा है, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। ये प्रतिज्ञा है सुदर्शन न्यूज की। सवाल यह है कि क्या उन कार सेवकों को देश याद रख पाया है? ये जनरेशन से अगर हम पूछ लें कि कार सेवक क्या होते हैं, क्या बलिदान उन्होंने दिया था, राम मंदिर आंदोलन क्या था, तो शायद इन सवालों का जवाब वो ना दे पाए। यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, विषय पर आते हैं। क्या उन बलिदानों को हिंदुस्तान ने अमर किया? और क्या बाबरी नाम के कलंक को गिराने वाले कार सेवक जो थे, हमारी आज की पीढ़ी उनको याद रख पाई है या नहीं? अगर नहीं, तो सुदर्शन न्यूज ने यह ठाना है, देश भूल जाए, हम नहीं भूलने देंगे। उनके तप, उनके संघर्ष, उनके बलिदान को हम सदा के लिए जीवित रखेंगे। कुछ कार सेवकों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि समय है आज शौर्य दिवस का। इसी कड़ी में सबसे पहले एक एक करके हम कुछ कार सेवकों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बलिदान को ना कभी भूलना चाहिए, ना हम कभी भूलने देंगे। कार सेवक जो पहले नंबर पर आते हैं, उनका नाम जयराज यादव, अयोध्या से सटा जिला बस्ती, गांव हिंगापुर, वहां के रहने वाले। सिर में मारी हुई थी गोली, जेल में ठूसा, टॉर्चर किया, 32 साल जिंदगी और मौत से जूझे। ये इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 22 अक्टूबर 1990 में बस्ती जिले के गांव सानपुर में गोली लगी थी। वो कार सेवकों की तलाश में गांव में घुसकर अत्याचार कर रही पुलिस टीम का विरोध कर रहे थे। अब उनके परिवार में लगभग 50 वर्षीय विधवा राधा यादव के अलावा 2 बेटियां खुशबू और चंचल के साथ एक बेटा दुर्गेश है। जयराज का घर बेहद गरीबी की हालत में गुजारा कर रहा है। घर के कई हिस्सों में प्लास्टर भी नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी जो विधवा हैं, उनकी जो बच्ची है, वो आपको इन तस्वीर के साथ दिखाई देंगी। और तस्वीर में दिखाई दे रहे वो कार सेवक, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी, नाम जयराज यादव। जयराज यादव पर मुलायम सिंह यादव की सरकार उस समय दोहरी मार तब पड़ी जब उन्हें गांव में पुलिस द्वारा किए गए उपद्रव में मुलजिम भी बना दिया गया। यह मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी दुबौलिया के तहरीर पर 23 अक्टूबर 1990 को दर्ज हुआ। लगभग हर जाति और वर्ग के कई अन्य ग्रामीणों के साथ जयराज यादव पर भी कई धाराएं लगी। 147, 149, 307, 332, 333 जैसी गैर जमानती धाराएं, 353 और 336 के साथ 7 क्रिमिनल एक्ट लगाए गए थे। अब आप सोचिए, पहले से ही बीमार हालत में पड़े जयराज यादव को जब इसकी जानकारी हुई, तब उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। परिवार की माली हालत ठीक थी नहीं, इलाज वो करा नहीं पा रहे थे। 30 साल तक चले जयराज के इलाज और चल रहे मुकदमे की वजह से परिवार के गहने खेत सब बिक गए। इसके अलावा लाखों रुपए का कर्ज अलग हो गया। कर्जदार आए दिन घर आते, पैसे मांगते। थोड़े बहुत खेत और एक घर बचा जयराज यादव का। आश्रितों के पास परिवार का कहना है कि अगर उन्हें भी बेचने की नौबत आई तो उन्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। दोनों बेटियां चंचल और खुशबू ने भी पैसों की तंगी से स्कूल जाना छोड़ दिया था। दिवंगत जयराज यादव का परिवार आज ही भगवान राम का उपासक है।
अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर ये परिवार काफ़ी खुश है। खुशबू और चंचल यादव ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए उनके पिता ने बलिदान दिया था। आज मंदिर निर्माण हो चुका है। जयराज यादव की बेटियां अपने पिता को इसे ही सच्ची श्रद्धांजलि मानती हैं। ये जिसकी फोटो लिए कौन है? पिताजी हमारे। ये पिछले साल इनकी डेथ हो गई। जी। कैसे हुई है बेटा? वो गोली लगी थी और क्या बोलते हैं, गोली से उनको चक्कर आता था। गोली लगी थी? हाँ। कैसे लगी थी गोली उन्हें? गोली जैसे कि लड़ाई हो रही थी ना, तो मतलब बहुत बताते हैं, जरूर लड़ाई हो रही थी, उसके भाग रहे थे। हाँ। तो मतलब गोली क्या होता था उन्हें? चक्कर ऐसे मतलब आता था, उसकी वजह से गिर जाते थे। गिर जाते थे? यहाँ भी घर में भी गिर पड़े कई बार? एक दिन में 2-3 बार चक्कर आता था, गिर जाते थे। अच्छा, 2-3 बार चक्कर आता था, गिर जाते थे। पापा काम क्या करते थे? कुछ नहीं कर पाते थे। इसी के चलते जो गोली लगी थी, चक्कर के चलते? हाँ। अच्छा, मम्मी आपकी है? हाँ। क्या मम्मी, तो घर का खर्चा कैसे चलता है बेटा? घर का खर्चा वैसे मतलब जैसे तैसे चलता था। कर्जा वर्जा भी लिए थे, चलाते थे। उसके बाद कर्जा वर्जा लेकर के चलाते थे? पापा का कर्जा लेकर दवा भी कराया जाता था। कर्जा लेकर के दवा कराया जाता है। अगर पढ़ने को मिल जाए, कोई आपकी फीस उस दे तो पढ़ोगे? हाँ। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? पापा चाहते थे कि कुछ बनो बड़े होकर के? पापा कुछ कहते थे आप लोगों को? हाँ, चाहते थे। क्या कहते थे? कहते थे मतलब कुछ भी बनो, पढ़ के आगे उतना मतलब। भाई आपका बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक भी क्लास नहीं पढ़ा? नहीं, 7-8 पढ़ाए थे। फिर क्यों नहीं पढ़ा आगे? वही वैसे की वजह से नहीं। जब पढ़ने का समय था तो पापा की तबीयत नहीं सही थी। अच्छा। वो कमा पाते नहीं थे, गिर जाते थे। अच्छा। था तो इसी के। माता जी आपकी कोई काम वाम करती है क्या? नहीं कर पाती? वो भी सिर्फ उनकी दवा दारू इलाज में ही? हाँ, वही सब पैसा वही उसी में जाता था। तो आज हम सिर्फ शौर्य दिवस नहीं मना रहे हैं, आज हम उस अन्याय का हिसाब भी मांग रहे हैं जो अन्याय किया था मुलायम सिंह यादव ने। जयराज यादव, जिनकी कहानी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये वो कार सेवक जिनको यादव ही, मुलायम सिंह यादव, जिनको आज के परिप्रेक्ष्य में कई उनके समर्थक धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन कुछ उन्हें जब बात कार सेवकों पर गोली चलाने की आती है तो कुछ लोग उनको यदमुल्ला कहकर भी संबोधित करते हैं। अब आप समझ लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यादव एंड यदमुल्ला। आपको समझ में आ जाएगा कि असली यादव कौन थे। जयराज यादव, जिनको गोली मारी गई थी, वो कार सेवक जिनका परिवार आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, आज हम कह रहे हैं क्या हिंदुस्तान अपने कार सेवकों का बलिदान भूल गया है क्या? ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल है। आज हम पुनः उन तमाम कार सेवकों को याद कर रहे हैं जिन्हें 1990 में गोली मारी गई। ये बस्ती जिले के रहने वाले थे, अयोध्या से सटा बस्ती जिला, और आज किस प्रकार से इनका परिवार दयनीय स्थिति में, इसके पीछे की वजह मुलायम सिंह यादव। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उन्होंने ही दिया था। उस समय उनकी सरकार थी। हालांकि उसके 2 साल बाद बाबरी का कलंक भी हमने मिटाया, हम उसकी भी बात करेंगे। बढ़ेंगे आगे और कार सेवक जो अगले हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, उनकी बात करेंगे। जयराज यादव की कहानी हमने आपको दिखाई, अब बात करेंगे राजेंद्र धरकार की। ये तस्वीर देखिए मेरे बगल में आप। 30 अक्टूबर 1990, आपको बता दें 16 साल की उम्र में मुलायम सरकार के आदेश पर गोली चली और वो गोली इनको अपने शरीर पर झेलनी पड़ी। राजेंद्र धरकार का घर राम जन्मभूमि से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। घर नाले के बगल में बना था, जिसे पार करने के लिए अस्थायी तौर पर एक सीमेंट का बेहद पतला रास्ता बनाया गया है। राजेंद्र के घर में उनकी 3 भतीजियां मिली, जिन्होंने हमें बताया कि भले ही लोगों को
घर मिल रहे हैं, लेकिन उनको एक शौचालय तक नहीं मिल पाया। घर के आगे का सप्लाई वाला नल है जिससे पानी टाइम पर आता है और फिर चला जाता है। एक मंजिला मकान देखकर लगा कि कम से कम 2 दशक से वहां रंग रोगन उसका नहीं हुआ है। प्लास्टर भी उखड़े हुए थे। पड़ोस में राजेंद्र धरकार के चाचा का मकान है, वो टीन शेड का बना हुआ है। राजेंद्र की तीनों भतीजियों में सबसे बड़ी 18 साल की। उन्होंने हमें बताया कि पैसे ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। फिलहाल बलिदानी राजेंद्र के बड़े भाई चमन धरकार बांस की टोकरियां आदि बनाकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं, जीवन यापन करते हैं। राजेंद्र का परिवार कई पीढ़ियों पहले आजमगढ़ जिले से अयोध्या काम धंधे की तलाश में आया था। राजेंद्र के भाई रविंद्र के 3 बेटे भी हैं। 6 संतानों के इस परिवार के सदस्य जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं। बलिदान हुए राजेंद्र धरकार का परिवार भले ही बेहद अभाव में जी रहा हो, लेकिन ईश्वर भक्ति के निशान इस घर के कदम कदम पर देखे जा सकते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़ है जिसे राजेंद्र के परिजन मां शीतला के तौर पर पूजते हैं। तो कार सेवक राजेंद्र के बारे में हमने आपको बताया। कार सेवकों का बलिदान भूल गया हिंदुस्तान, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जिनके बारे में अभी हमने आपको दिखाया, जो कार सेवक, इनके बारे में बता आपको ये दें, इनकी शादी के बाद जो गौना होता है वो गौना होने के ठीक 15 दिन पहले इनको गोली मार दी गई थी मुलायम सिंह के आदेश के बाद। 3-4 नवंबर 1990 वो दिन आज भी जब देश का करोड़ों हिंदू याद करता है तो जख्म हरे हो जाते हैं। अयोध्या में हजारों की संख्या में कार सेवक मौजूद थे। सब निहत्थे थे, हाथों में भगवा झंडा, माथे पर तिलक, यही सब तो था उनके पास। लेकिन किस प्रकार से उन निहत्थे कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोली मारो का आदेश दिया और गोलियां चलने लगी। धड़ाधड़ गोलियां चली वहां पर। ना जाने कितने सैकड़ों की संख्या में कार सेवक जो है वो बलिदानी हुए। आज भी कुछ तुच्छ लोग, मुलायम सिंह यादव के समर्थक, उसे कानून व्यवस्था के नाम पर सही ठहराते हुए पाए जाते हैं। आज हम उन तमाम सैकड़ों कार सेवकों में से कुछ कार सेवकों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। तब किस स्थिति में थे, आज उनका परिवार किस स्थिति में है, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। 2 कार सेवकों के बारे में हमने आपको बताया। आज बात करेंगे तीसरे कार सेवक की, वासुदेव गुप्ता। देखिए टीवी स्क्रीन पर अयोध्या के ही रहने वाले वासुदेव गुप्ता, जिन्हें 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह के आदेश पर गोली मार दी गई थी। वासुदेव गुप्ता अपने परिवार को पालने के लिए अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में मिठाई की दुकान चलाते थे। इसी दुकान से उनकी पत्नी, 3 बेटियां, 2 बेटे गुजारा कर रहे थे। फिलहाल पड़ोसियों द्वारा किए गए मुकदमों आदि के चलते वो दुकान अब टूट चुकी है। वासुदेव के बलिदान के बाद उनकी मां, एक बहन, एक भाई की भी एक एक करके मौत होती चली गई। इन सभी की मृत्यु बीमारी से होना बताया गया। सीमा का यह भी कहना था कि उनके परिवार के पास इलाज के लिए अगर पर्याप्त पैसे होते तो शायद इन 3 सदस्यों को बचाया जा सकता था। फिलहाल वासुदेव को परिवार में 2 विवाहिता बेटियां और 1 बेटा बचा है। वासुदेव के बेटे संदीप गुप्ता का विवाह हो चुका है और वो 2 बच्चों के पिता हैं। गुप्ता परिवार की सुध विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ली। संदीप को ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि के लॉकर विभाग में नौकरी दे रखी है। ये नौकरी VHP पदाधिकारी चंपत राय के निर्देश पर मिली। संदीप का वेतन यहाँ बेहद सामान्य है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जहां कुछ भी नहीं था वहां इतना ही है तो उससे घर चल रहा है। बलिदानी की पत्नी शकुंतला गुप्ता भी अपने पति की तरह भगवान राम की भक्त थी। पति की मौत के बाद उन्होंने परिवार चलाने के लिए कपड़े की एक दुकान खोली। इसी की कमाई से उन्हें 1 बेटे और 2 बेटियों को उन्होंने उनका विवाह किया। सीमा के मुताबिक साल 1992 में जब विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त हुआ था, तब उनकी मां कई महिलाओं को लेकर घटनास्थल पर मौजूद थी। सीमा की अगर माने तो इस दौरान उनकी मां ने
कई घायल कार सेवकों का अपने स्तर पर इलाज भी किया था। उनको अपने पति की लाश पाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद वासुदेव का शव देने में आनाकानी की जा रही थी। ये स्थिति थी। मुद्दा वही, कार सेवकों का बलिदान क्या भूल गया हिंदुस्तान? क्या निहत्थे कार सेवक किसी कानून व्यवस्था के लिए खतरा थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो खतरा सत्ता की कुर्सी के लिए थे क्या, जिसकी वजह से ये गोलियां चलवाई गई? आज हर एक पहलू की हम कर रहे हैं। कार सेवकों का बलिदान क्या भूल गया हिंदुस्तान? आज हम कर रहे हैं बात शौर्य दिवस के मौके पर। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं इस पर चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, आपको बता दें हमारे साथ स्क्रीन पर संतोष दुबे जी दिखाई दे रहे हैं, बाबरी उद्धारकर्ता। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय गुप्ता जी हैं, बलिदानी राम अचल कार सेवक के बेटे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। शिवभूषण पांडे जी हैं, बलिदानी कमलाकांत के बेटे हैं। शिवभूषण पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अबरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे भी आज बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी के हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये विषय। शुरुआत में संतोष दुबे जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आज दिन आपका है, आज शौर्य दिवस हम मना रहे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस इतिहास को? एक समय वो था जब संघर्ष करना पड़ रहा था, आप लोगों ने ना जाने कितने संघर्ष किए, और आज जब आप ध्वजारोहण देखते हैं, एक भव्य मंदिर देखते हैं अयोध्या में, तो कैसा महसूस करते हैं? आपसे बेहतर इसे कोई बयान नहीं कर पाएगा। संतोष जी। जी जी जी। अब देखिए, इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति, मेरी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी। तो वर्तमान में तो अयोध्या बहुत अच्छी है। हम लोगों के जीवन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, स्वप्न साकार हो गया। अब तो सब कुछ मिल गया, अंत भला तो सब भला। बहुत से साथी जो बिछड़ गए, आपके टीवी स्क्रीन पर जो चेहरे दिख रहे हैं हमारे सब साथ के हैं, मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है इस समय का। रामचल गुप्ता जी, भाई वासुदेव गुप्ता जी, राजेंद्र धरकार जी, रमेश पांडे जी, ये सभी लोग चले गए दुनिया से। ये पीड़ादायक और सबसे दुखद पहलू है कि इस आंदोलन के जो साजिश करता थे वो इस ट्रस्ट में आज मुख्य भूमिका में है। प्रमुख सचिव गृह थे उस समय मुलायम सिंह के, नृपेंद्र मिश्रा। ये अपराधी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने में शामिल है। दुख होता है जी। ये व्यक्ति अपराधी है, हम सबका अपराधी है, पूरे सनातन धर्म का अपराधी है। इसको स्थान कहाँ से मिला? जिसे मैंने इसकी शिकायत कल्याण सिंह जी से की थी, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इसको बुलाकर कहा था तुम यूपी में दिखाई न पड़ना, अन्यथा तुम्हें आरा मशीन में रख के काट देंगे। लेकिन आज वही आदमी मुख्य भूमिका पर। चलिए कोई बात नहीं है, अंत भला तो सब भला। पर ये जो हमारे साथी दुनिया से विदा हो गए, जो अपनी आंखों से इस भव्यतम मंदिर को निहार नहीं सके, ये पीड़ा है मन में। परमहंस रामचंद्र दास जी, आदरणीय अशोक सिंघल जी, और मैं कहूं तो कोई गलत न होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज ही मैं उनको एक पत्र भी भेज रहा हूं। ये पत्र मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं पत्र उनको भेजने जा रहा हूं आज ही, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा आरंभ की थी। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पूरे देश में हिंदू समाज उद्वेलित हुआ, आंदोलित हुआ, हमारे जैसे विद्यार्थी लोग भी इस आंदोलन में प्राण की परवाह किए बगैर कूद पड़े। इस स्वप्न को साकार करने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहे, और भगवान की कृपा से, राम जी की इच्छा से कार्य पूर्ण हुआ। तो आज आडवाणी जी को भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं कि अब आपके जीवन का चरम और परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, आइए रामलला का दर्शन जरूर करें। ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और वो आएंगे भी। परंतु एक बात है, ये मुलायम सिंह जैसे अपराधी को जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, जिसने हम पर गोलियां चलवाई, जिसने इतने परिवारों को, जिन्हें आप दिखा रहे हैं, जो जिनका
उनके परिजनों का दिव्य दर्शन हो रहा है। मेरी आंखों के सामने कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ है। मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करूंगा। संतोष जी प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा कोठारी जी, जिनका मैं परिचय कराना उस समय भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आपका भी स्वागत है, आपने समय दिया। आप बहन हैं बलिदानी कार सेवकों की, कोठारी बंधुओं की। कोठारी बंधुओं के बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूं बचपन से, क्योंकि लखनऊ में जहां मेरा घर है उसके घर के पास में एक कोठारी बंधु पार्क है। हम वही क्रिकेट खेलते थे, तो हम बचपन से पूछते आते थे ये कोठारी बंधु कौन थे, तो बताते थे हमारे माता पिता कि कोठारी बंधु ये थे, इनके बारे में जान लीजिए। लेकिन मैम आप से मैं समझना चाहूँगा, कोठारी बंधुओं की बलिदान को 35 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। आपको लगता है कि देश उनके बलिदान का सही सम्मान नहीं कर पाया जो होना चाहिए था? पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी नमस्कार जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपने जो फोन है उसको अनम्यूट कर लीजिएगा, तब आपकी आवाज पहुंचेगी लोगों तक। सभी को जय श्री राम। और आज शौर्य दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अगर 90 का बलिदान नहीं होता तो 92 में जो ये शौर्य दिवस आज हम पालन कर रहे हैं, ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। मैं सभी बलिदानी कार सेवकों को और जो आज मौजूद हैं जिन्होंने कार सेवा में भाग लिया था, मैं उन सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपने कहा कि क्या कार सेवकों को वो सम्मान नहीं मिला, तो मुझे इस विषय में मैं थोड़ा सा क्या मैं बोलूं, मैं थोड़ा सा 50-50 हो जाती हूँ। जब राम मंदिर की बात होती है तो जरूर कार सेवकों का बलिदान सामने आता है, और लोगों ने जितना श्रद्धा और जितना आपको मैं बोलूं प्यार दिया है कार सेवकों को, बलिदानी कार सेवकों को जितना सम्मान दिया है, मैं उन सब की पूरे हिंदू समाज की आभारी हूँ कि आज उनके सम्मान के कारण आज मेरे भाइयों का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। पर कहीं ये दुख जरूर होता है कि जब बलिदानी परिवारों का ये हाल मैं देखती हूँ। मैंने आपका वो जो आप बता रहे थे कार सेवकों के परिवारों के बारे में सुन के मुझे बहुत मन में तकलीफ हो रही थी। मैं बहुत भावुक हो रही थी इन सबको देखकर कि आज इनके घर वाले चले गए और इन्हें इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज का और विशेष करके ये राम मंदिर के जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन सबको इनके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। इन्हें वो सम्मान भी मिलना चाहिए। आज जो बलिदानियों को सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान इनके द्वारा नहीं अभी तक मिला है, तो वो सम्मान भी मिलना चाहिए और उन्हें वो स्थान भी मिलना चाहिए। बलिदानियों को भी वो स्थान मिलना चाहिए जिनके लिए हम अभी भी प्रतीक्षारत है। मेरे दोनों भाइयों का नाम आज पूरा हिंदू समाज बड़ी श्रद्धा से लेता है। सब राम भक्त उनको बहुत याद करते हैं, किंतु अभी तक उनकी याद में अयोध्या में कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा सा सालता है कि अयोध्या जहां उन्होंने अपने प्राण दे दिए राम मंदिर के लिए, आज राम मंदिर भी भव्य तैयार हो गया, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं बड़े अक्षरों में होना चाहिए अयोध्या में। ठीक है। आप पूर्णिमा जी आप बनी रहेगा, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। और आप निसंदेह आपने जो बातें कही वो उसमें 100% कोई जो है प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन वाकई में जो मांग पूर्णिमा जी कर रही हैं वो न सिर्फ अपने भाइयों की बलिदान को याद करते हुए जो कह रही हैं, साथ साथ में जो बाकी बलिदानी रहे हैं जिनका परिवार आज आर्थिक तंगी में या तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उनके बारे में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। विरल मलिक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे हम पूछेंगे आज कि क्या होगा उन बलिदानियों का, क्यों आखिर देश जो है उन बलिदानियों को सही से जान नहीं पाया जिन्होंने जो है अपना सर्वोच्च बलिदान प्रभु श्री राम के लिए दिया। आज वो भी समझेंगे। और जो संजय गुप्ता जी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शिवभूषण जी, उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, आनंद राय, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजय गुप्ता जी बलिदानी राम अचल कार सेवक के बेटे हैं। संजय गुप्ता जी, आपके पिता के बलिदान के बाद परिवार को क्या कभी किसी प्रकार से कोई न्याय, कोई मान्यता मिल पाई या नहीं मिल पाई? आप किस प्रकार से साझा करेंगे संजय गुप्ता जी? संजय जी तक ये आवाज मेरी शायद नहीं पहुंच पाई है, कुछ डिस्टर्बेंस है। लेकिन यही सवाल मैं शिवभूषण पांडे जी आपसे पूछना चाहूंगा।
प्लीज बताइए तमाम दर्शकों को, क्या आपको, आपके परिवार को कोई न्याय, कोई मान्यता मिली या अब तक नहीं मिली, ये जरूर बताइए तमाम दर्शकों को। शिवभूषण जी। सर सबको सादर प्रणाम। प्रणाम। और न्याय सर तो कोई कुछ नहीं मिला, न कहीं कोई नाम लेने के लिए नहीं, आवाज़ शायद कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ टेक्निकल एरर है। प्लीज़ आप लोग पीसीआर देखिए कि क्या समस्याएं आ रही हैं। संजय गुप्ता जी दिखने लगे। संजय गुप्ता जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है। लेकिन शिवभूषण जी आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अपनी बात रखिए। जी सर। तो हम लोगों को बहुत परेशानियों का, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। बाद में अभी हमारी माता जी 2 साल हुआ कैंसर से पीड़ित थी, खत्म हो गई थी सर। और हम लोग उनकी कुछ टेक्निकल एरर्स हैं। शिवभूषण जी से हम बात करेंगे। समय थोड़ा सा सीमित रहता है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात आज हम कर पाएँ इस विशेष मौके पर, विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन बता आपको ये दें, जो शिवभूषण जी को आप देख रहे हैं, शिवभूषण पांडे जी, इनके बारे में बता दें आपको कि इनके पिता का शरीर भी इन्हें नहीं प्राप्त हो पाया था। ये सिचुएशन थी इनकी। जो स्वर्गीय माता जी थी, जिनके बारे में अभी ये बता रहे थे, वो भी बताया जाता है कि वो गलियों गलियों अयोध्या के नदियों पर, तमाम जगहों पर घूमती फिरती थी अपने पति के शरीर के लिए कि मिल जाए। ये सिचुएशन से परिवार जो है वो गुजरा है। शिवभूषण जी की आवाज़ अगर आ रही हो तो एक बार प्लीज़ ऑडियो दीजिए। शिवभूषण जी। सर, हमारी माता जी और हमारा बड़ा भाई तब उस समय बहुत छोटा था, उसके साथ में वो गई थी अयोध्या में। सर उस समय सरजू को बता रही थी कि पानी एकदम पूरा लाल हो गया था, बदबू वहां का पूरा एरिया कर रहा था। हमारी माता जी गई थी तो आई थी तो वापस बता रही थी। और उस समय बहुत मतलब बुरा हाल था। ये बता रही थी कि वहां कोई किसी को मतलब पहचानने के लिए, देखने के लिए, वहां जाने के लिए नहीं मतलब तैयार होता था सर। इतना भयावह स्थिति वहां पर थी उस समय। माता जी हमारी बताती थी कि जा रहे हैं, देखेंगे कहीं शायद डेड बॉडी मिल जाए उनकी। लेकिन सर कहीं न डेड बॉडी मिली। और उनके साथ में और कुछ लोग गए थे, खत्म हो गए। बोले कि वो साथ में हम लोगों के गए थे, क्षेत्र के ही लोग थे, और वहां मतलब शहीद हो गए, मारे गए। अब वो नहीं वापस आ पाएंगे। उसके बाद हम लोग सर बहुत मुसीबत का सामना किए, बहुत परेशानी आई। और लेकिन राम मंदिर बनता हुआ देख के और उद्घाटन, झंडारोहण सर हम लोगों को हृदय से बहुत अच्छा लगता है। सरकार इतना अच्छा काम की, कम से कम मंदिर बन गया इनके समय में, और कोई होता तो मुश्किल था सर। और बाकी जो है बहुत बढ़िया काम हुआ है। बिल्कुल, देखिए उन तमाम बलिदानियों को ये मंदिर सच्ची श्रद्धांजलि तो बिल्कुल है। लेकिन देश जो बलिदानियों को भूलता जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप लोग बता रहे हैं तो आप लोगों की पीड़ा, आपके रूंधे हुए गले, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप लोगों ने किस प्रकार से तमाम चीज़ों को देखा है। बने रहिएगा आप शिवभूषण जी हमारे साथ। अविरल मलिक हैं हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उनसे मैं बात करूँ उससे पहले संजय जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे भी बात बहुत आवश्यक है। आज हम तमाम बलिदानी परिवारों से बात कर रहे हैं, उन कार सेवकों के बेटों से, उनकी बहनों से बात हम कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं वो बलिदान का महत्व तो आखिर क्या था। एनीवेज, अविरल तक मेरी आवाज़ तो पहुंच ही रही होगी। अविरल, कार सेवकों के बलिदान की आज हम बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय सम्मान, जो पहचान उन कार सेवकों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली आपकी सरकार में ही? क्यों नहीं? देखिए, अगर बात कर ली जाए एक तरीके से जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी और जिस तरीके से बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी और उसके साथ साथ जो लोग शहीद हुए, बहुत दुख का विषय है, बहुत ही निंदनीय है। और वो भी बहुत शर्मनाक है कि जिस प्रकार से गोलियां बरसाने का काम किया गया। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पहचान की,
तो आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया याद करती है, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है। और सब लोग निश्चित रूप से श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं और आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे निश्चित रूप से कि किस प्रकार से आज भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ में बात शहीदों की कर ली जाए तो वो शहीद हैं, अमर बलिदानी हैं, इसमें किसी रूप में कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ मौजूद है पांडे जी, इनके द्वारा जिस प्रकार से कहा गया कि डेड बॉडी नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो अपने आप को मानव अधिकारों की चिंता करने वाले लोग बताते हैं, जो ह्यूमन राइट बात करते हैं, आज वो अगर देख रहे हो तो कम से कम इस विषय को उन्हें उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि डेड बॉडी नहीं मिलती है और इस देश में घटना घटित होती है और कुछ लोग यहाँ बैठ करके कॉफी पीते हुए आराम से ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो देश में होता है और जो वास्तविकता है और जिस प्रकार के कुछ लोग एक गैंग बात करता है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए याद रखने की, तो निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातन याद रखता था, रखता है, रखेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, उन सब का नाम रहेगा, इसमें कोई दो राय। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, आनंद राय। लेकिन आनंद राय जिससे मैं बातचीत को बढ़ाऊं, उससे पहले तमाम दर्शकों को बता दें और जो तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ता यश भारती जी को हमने लाइनअप किया था, उनको बुलाया था, वो जुड़ने भी वाले थे, लेकिन जैसे उनको हमने विषय बताया उन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया। हमने बताया भाई मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी और इस प्रकार की हम आज बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जुड़ पाएंगे। और अब वो मैसेज कर रहे हैं हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कि आप लोग नेताजी को बदनाम कर रहे हैं। अब कौन समझाए समाजवादी पार्टी को, उनके यश भारती जी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी को, उनको कि बलिदान और बदनामी में इनको कुछ फर्क पता नहीं चलता क्या? ये वाकई में बहुत हैरान करता है। मैं आनंद राय जी जो अभी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। आनंद राय जी, समाजवादी पार्टी पर आज भी कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव के फैसले का समर्थन करते देखा जाता है समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्या आप भी वही मानते हैं? सर्वप्रथम मैं यही बता रहा हूं आपसे कि माननीय नेताजी ने नहीं, निपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उस टाइम वही मजिस्ट्रेट थे उस जिले के, और उन्होंने ही गोलियां चलवाई। अच्छा। आज राम मंदिर के वो ट्रस्टी बने बैठे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं घटना बहुत ही दुखद रही और किसी की भी जान जाना, चाहे वो किसानों की जान गई, 700 किसानों की, चाहे कार सेवकों की जान गई, ये सभी घटना बहुत दुखद है और इसकी पूर्ति करना हमारे आपके बस की बात नहीं है। भाई कैसे किस परिस्थिति में क्या हुआ, तो उस टाइम जो जिले का अधिकारी होता है, डीएम, कप्तान, वो डिसाइड करता है हमको करना क्या है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने तो आनंद राय जी, या तो आप अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं, आपको शायद इतिहास नहीं पता, या आपने मुलायम सिंह यादव जी को नहीं सुना, ना पढ़ा, ना उनको जाना, ना समझा। उनके कितने बयान कहिए तो मैं भी टीवी पे चलवा दूं जिसपे उन्होंने कहा कि हाँ मैंने आदेश दिया था। उन्होंने ये खुद कहा है, ये राजनीतिक तुष्टीकरण जो उस समय हुआ था, नहीं, जो राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी उसको जस्टिफाई करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप चलवाइए, आपको शर्म नहीं आती क्या आनंद राय जी? आपसे शर्म नहीं आती क्या? पूछ रहा हूँ, शर्म नहीं आती है क्या? नहीं, आज के समय में जब तमाम बलिदानी यहाँ बैठे हुए हैं, आज वो कह रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? हम निपेंद्र मिश्रा की भी बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत में की जब आप नहीं जुड़े थे, जब आपके एक प्रवक्ता भाग गए यहाँ शामिल होने से पहले। आज समझ रहे हैं आप, कानून व्यवस्था के नाम पर उसको जस्टिफाई करते थे ये लोग, ये स्थिति थी। और अब जो है किस मुंह से बात करें संतोष जी, आपको शामिल कर रहा हूं मैं, इनको नहीं, ये आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती समाजवादी पार्टी के इन प्रवक्ताओं को, इन नेताओं को, इनको शर्म नहीं आती? राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए 1990 का इनका मुलायम सिंह यादव का आदेश इन्होंने निपेंद्र मिश्रा पर डालते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। किस प्रकार से देखा जाए इसे संतोष जी? आपसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं है हमारे नहीं, आप हकीकत में ना, आप लोग मुल्ला मुलायम जिनको कहा जाता है ना, वो क्यों कहा जाता है वो भी पता चलेगा आपको संतोष जी। करेंगे आप हमको जलील करेंगे तो जलील हम नहीं कर रहे हैं, आपने खुद जलील होने वाले काम किए भाई, हम नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, आप जलील कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं जलील, आप इतिहास आपको जलील कर रहा है, इतिहास से जलील कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं।
करिए तो जवाब भी सुनिए। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मेरी आवाज जा रही है गोस्वामी जी? आपकी आवाज आ रही है मेरी संतोष आवाज जी? जा रही है? आपकी भारतीय आवाज जनता है। पार्टी ने नेताजी को आ रही है? हेलो, एक तो आनंद राय जी को ये बताइए कि वो पूरा अध्ययन कर ले, उनको पता नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव गृह थे और मुलायम सिंह के विशेष सचिव थे। वो जिला मजिस्ट्रेट नहीं थे। इनको कुछ पता नहीं है, इनको पढ़ लिख लेना चाहिए, इनको जान लेना चाहिए, तब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुलायम सिंह ने 1000 सभाओं में कहा कि अगर जरूरत पड़ती तो अभी तो 17 मरे थे, मैं और ज्यादा लोगों को मरवा देता। इसलिए मुलायम सिंह कोई दूध के धुले नहीं, सबसे बड़े अपराधी थे। आजाद भारत का नया डायर और सबसे बड़ा कायर आदमी था वो। अगर उसमें मर्दानगी होती तो आतंकवादियों को छोड़ने की बात न करता। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तमाम सिफारिशें की। उस आदमी ने अपराध किया, महाअपराधी था, जिसको ये लोग माननीय नेताजी कहते हैं। वो इतना निंदनीय व्यक्ति था। इन परिवारों की दुर्दशा देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं, रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, आपको तो सब पता है किस तरह निर्दोष लोगों को अयोध्या में भूना गया। मुझे 4 गोलियां लगी थी, मेरा अभी भी, मैं आपको दिखाऊं, देखिए तो ये यहाँ पर सीने में ये गोलियां कोई हवा में नहीं दागी गई थी, ये लोगों के सीनों में दागी गई थी, लोगों को मारा गया था। इन लोगों को तो पहली चीज तो अपने यहाँ आपको बुलाना ही नहीं चाहिए। वो मैदान छोड़कर जो भाग गया प्रवक्ता इनका, कम से कम आनंद राय जी बैठे हैं, कुछ कम से कम फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो वो भाग गए, ये लोग क्यों भागते हैं? आतंकवादियों के समर्थक हैं सीधे सीधे। इनको चंपा से संभल तक मुल्ला और मुस्लिम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुसलमानों को वोटों के लिए ये मैला खाने को तैयार हैं। इनको ये पता नहीं है कि देश केवल उनका नहीं है, देश हमारा है। वो तो पाकिस्तान बंटवारे के समय मुस्लिम के नाम पर एक देश नया लेकर चले गए। वो अपराधियों की वकालत करने वाली ये नमाजवादी पार्टी और उसके सारे लोग आज भी उसी लक्ष्य पर कायम है। मैं संतोष जी, मैं आज अब आप चूंकि आनंद ने कहा, जो सपा के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कब कहा नेताजी ने ऐसा, जरा बताइए मुझे। तो इन आनंद राय जी को मैं बता देता हूं समय के हिसाब से क्या कहा था उन्होंने, कोट करते हुए। 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था, कार सेवकों पर गोली चलवाने का दुख है, पर उस समय यह फैसला जरूरी था। 2016 में मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनको मुल्ला मुलायम भी कहते हैं तमाम कार सेवकों के परिवार, वो कहते हैं 2016 में कि यदि देश की एकता और धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए 16 की जगह 30 मारना होता तो भी मैं मारता। मुलायम सिंह यादव को कोट कर रहा हूं। 2017 अपने 79th बर्थडे यानी जन्मदिन के अवसर पर मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1990 में फायरिंग का आदेश उन्होंने दिया था। अगर देश की एकता बनाए रखने के लिए और जाने जाती तो जानी चाहिए थी। 2014 में मैनपुरी में उन्होंने ये बात दोहराई थी। शर्म नहीं आती आनंद राय जैसे नेताओं को, प्रवक्ताओं को? हैंड रेस लगातार कर रहे हैं आनंद राय, जल्दी से। आशीष भाई मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। अगर मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। करेंगे नहीं, आप ही सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे, तो हमको बुलाया किस लिए? तो हमको मत बैठाइए ना। अरे आपने बात तो रखिए ना, अब इधर उधर की बात मत करिए, मुद्दे की बात करिए। आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे साथ पैनल में, उन बलिदानियों के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। सुनिए, संविधान कानून की रक्षा करने के लिए किसी संविधान कानून की रक्षा, संविधान कानून की रक्षा चलवा देते। हिम्मत है मुल्लों पे गोली चलवाने की, चलवाते? अरे तो संविधान की रक्षा करने को उन पे भी चलेगा, संविधान की रक्षा। राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाकई में हैरान करती। नहीं, हमारे साथ पूर्णिमा कोठारी जी हैं। पूर्णिमा कोठारी जी, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिएगा। मैं ज्यादा बात मुझे आपसे बात करना अच्छा ही नहीं लग रहा। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के इस फैसले को। मैं माफी चाहूंगा आपसे। मेरी इच्छा नहीं हो रही आपसे बात करने की। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा बात, नहीं, मेरे बस का नहीं है। पूर्णिमा कोठारी जी, अपने भाइयों को, अपने निहत्थे भाइयों पर जो गोलियां आपने बरसती देखी, आपने सुना, जाना, समझा, गोली मारी गई उनको, आपकी नजर में इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? सबसे बड़े जिम्मेदार तो मुलायम सिंह ही थे। उन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां बरसवाई, क्योंकि 30 अक्टूबर को उनके जो दावे थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और वैसे में वहां पर लाखों कारसेवकों ने आगे बढ़कर और उस ढांचे पर अपनी विजय पताका फहराई। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ 30 अक्टूबर के उस
विजय पताका को फहराने के बदले को लेकर उन्होंने 2 नवंबर को कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसवाई, और वो भी पुलिस के द्वारा नहीं, मैं तो कहूंगी उन्होंने उसमें गुंडों को डाल दिया था। आज मैं एक बात जानती हूं कि मुल्ला मुलायम, सही में हमारे लिए तो वो मुल्ला मुलायम है, वो कभी भी उसने माफी नहीं मांगी, वो इस लायक भी नहीं था कि उसे किसी सम्मान से नवाजा जाए। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत रोई थी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण अनाउंस किया गया, और मैंने उसका विरोध भी किया। मैं जहां तक अपनी आवाज पहुंचा सकती थी मैंने वहां तक पहुंचाई भी। क्या नहीं आपने नहीं मैम, आपने विरोध किया, बिल्कुल वो विरोध होना भी चाहिए था। ये सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्यों आखिर इतना ज्यादा मान सम्मान और तमाम बातें जो है, कल को क्या सपाई जो है वो भारत रत्न की मांग करेंगे तो क्या ये भारत रत्न भी दे देंगे मुल्ला मुलायम को? ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी सपा के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो एक बयान जो है मैं अपने मोबाइल पर फिलहाल जो मेरे पास आया है वो मैं तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, ताकि वो सुन लें कि मुलायम सिंह यादव को आखिर कभी उन निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का कोई दुख नहीं था, और उन्होंने बड़े बड़े मंचों से इसको जो है खुद को गौरवान्वित करते हुए कहा है कि हाँ मैंने गोली चलवाई थी। देखिए क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने। आदि जी 2800 या 56 बहुत कम है, अगर देश की एकता को ये अगर इससे ज्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते नहीं। ये देखा आपने, अब यही बयान एक बार हम टीवी पर भी सुना देते हैं ताकि तमाम जो दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे भी हमको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो जान जाए, समझ जाएं कि मुलायम सिंह यादव को क्यों मुल्ला मुलायम कहा जाता है। एक बार दिखाइए जरा। आदि जी 2800 या 56 बहुत कम है, अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते। आदि जी 2800 या 56 बहुत कम है, अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते। आदि जी 2800 या 56 बहुत कम है, अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते। आदि और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और देश की एक निहत्थे कार सेवक जिन पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती है। ये देखकर वाकई बहुत पीड़ा होती है। उन तमाम हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए जिन्होंने गोली चलवाई, उन्हीं को आप वोट देते हो, उन्हीं को आप सत्ता देते हो। ये भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए जिन्होंने इन तमाम कार सेवकों की छाती जो है वो छल्ली कर दी गोलियों से, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा कर उनको यश भारतीय सम्मान और ना जाने क्या क्या जो बड़े बड़े सम्मान जो है पद्म विभूषण और भारत रत्न भी दे दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इस प्रकार के केंद्र सरकार का जो रवैया है उस पर भी बात बहुत ज़रूरी है। और जो कार सेवक बलिदानी हुए उनके परिवार की आज जो स्थिति है, इसके लिए भी केंद्र सरकार को, योगी जी को, तमाम लोगों को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि आखिर उनके परिवार को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उनकी मदद कैसे की जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है बात करने की। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा रहा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कार सेवकों का बलिदान क्या भूल गया हिंदुस्तान, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को आधार बनाते हुए आज हमने की चर्चा। शौर्य दिवस की आप सभी को पुनः बधाई।